नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत की है। धुले और नासिक में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। नासिक के जनसभा में भी पीएम ने महाविकास अघाड़ी पर राज्य में विकास के कार्यों को रोकने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र बहुत आगे है। साथ ही प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में जनता के बीच अपनी सरकार के काम भी गिनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, तब भगवान श्री राम एक बार फिर लौटे तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेरा 11 दिवसीय उपवास अनुष्ठान यही नासिक से शुरू हुआ। नासिक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि फिर भी कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब से मुलाकात की। जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज का समाज सेवा और अध्यात्म के क्षेत्र में सराहनीय योगदान है। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। सांगली में उन्होंने राहुल की जनसभा के दौरान संविधान की खाली प्रतियां बांटने पर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान का अपमान करने का काम किया है। महाराष्ट्र के कराड़ में एक चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकारों की खास्ता वित्तीय हालत पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वे पार्टी को नसीहत दें कि वादे सोच समझ कर किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महाअघाड़ी की सरकार सत्ता में आती है तो यह किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। राजीव कुमार ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश दिया है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणियों के खिलाफ सख्ती से निपटना होगा। झारखंड में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर आजसू के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार बनेगी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना भी की जाएगी। संकल्प पत्र में बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी बात कही गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में एक जनसभा में कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि आदिवासियों के बच्चे भी पढ़े लिखें और डॉक्टर इंजीनियर बने। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लालकृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पीएम मोदी उनके आवास पर पहुंचे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राजधानी दिल्ली में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कामकाज के तरीके और पीएम मोदी के कार्यों में काफी अंतर है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की मांग पर सरकार ने त्वरित इस योजना की रूपरेखा तैयार की ताकि इंडस्ट्री वैश्विक पटल पर मुकाबला कर सके। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार की विशेष प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ पर खुशी जताई है। इंडस्ट्री के प्रमुख लोगों ने कहा कि केंद्र की सरकार उद्योग जगत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हिमाचल की सुखविंदर सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार मामला समोसे से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसे मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और इसके खिलाफ सरकार ने सीआईडी जांच तक बिठा दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मीडिया कर्मियों के इस सवाल को लेकर सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस सवाल को मीडिया कर्मियों के सवाल को टाल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब विकास की चिंता करने के बजाय समोसों की चिंता कर रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों पर केंद्र सरकार की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी संशोधन किया। इसी के साथ सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सख्ती करके करोड़ों रुपए जब्त भी किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी स्वच्छता अभियान का ही हिस्सा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तैयार की गई 3 पत्रिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। तीनों पत्रिकाओं की पहली प्रतियां केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई। इन पत्रिकाओं के साथ साथ डाक विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर जारी एक विशेष कवर भी जारी किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडी गठबंधन और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दल जोड़ने वाली सोच को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा विकास के साथ साथ देशवासियों को जोड़ने की बात कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े प्रतीक तो अरविंद केजरीवाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सपा के शासनकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच में प्रदेश की सुरक्षा का बुरा हाल था और महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के इरादों को असफल प्रयास बताया। जम्मू कश्मीर की बीजेपी महिला मोर्चा ने जम्मू के भाजपा मुख्यालय में आर्टिकल 370 के खिलाफ राज्य विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी कर उनके पोस्टर भी जलाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली लाए जाने का प्रस्ताव की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस प्रस्ताव को गैर कानूनी और लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध बताया। कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित सोपोर के सागीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 नवंबर को श्रीनगर के रविवार बाजार में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में 3 आतंकियों को हिरासत में लिया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार बिरदी ने बताया कि पकड़े गए तीनों आतंकी श्रीनगर के इखराजपुरा के रहने वाले हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरों वाली
फूड किट जब्त की है। ये किट कांग्रेस की तिरुनेल्ली निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष शशि कुमार थोलपेटी के घर से सटी मिल में रखी गई थी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा हिंदुओं पर हमले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हिंदुओं के लिए खड़े होने के बजाय भारत पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के वन क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा गांव रक्षा समिति के 2 सदस्यों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के रूप में की गई है। किश्तवाड़ जिले में गांव रक्षा समूह के 2 सदस्यों की हत्या के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी घटना की निंदा की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने जमाते इस्लामी से समर्थन मांगकर अपना रुख साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आधुनिक मुस्लिम लीग के रूप में चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े संगठनों का मोर्चा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि प्रियंका वाड्रा जमाते इस्लामी के समर्थन से वायनाड में चुनाव लड़ रही हैं। सीएम विजयन ने आरोप लगाया कि जमाते इस्लामी का आचरण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक के मैसूरू विश्वविद्यालय पहुंची। वहां उन्होंने चामुंडी हिल परिसर में निर्माण हो रहे अत्याधुनिक तारामंडल की प्रगति की समीक्षा की। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हो गई है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से पहुंचेगी। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से दिए अपने फैसले में कहा है कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा इसलिए खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि उसे संसद के एक्ट के जरिए स्थापित किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। 1967 के अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति नईमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अगली कार्रवाई के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को लेकर भाजपा सांसद सतीश गौतम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा कि एएमयू में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जनता की भावनाओं की कद्र की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक मामले को लेकर मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली के हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण हालात कई जगहों पर इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों की सांस फूलने के साथ साथ आंखों में जलन और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवा चल रही है जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय फिर से प्रदूषण पर रोक लगाने का दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है और हमला बोलते हुए नजर आ रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली सरकार से नाराज है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का ध्यान प्रदूषण को रोकने के बजाय अपनी जेब भरने में है। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में ऑटो, PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल और रियलिटी सेक्टर में बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स कारोबार के अंत में 55.47 अंक फिसलकर 79,486.32 पर बंद हुआ। तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी 51 अंकों की गिरावट के साथ 24,148 पर बंद हुआ। निफ्टी के रियलिटी, एनर्जी और मीडिया सेक्टर में 2% से ज्यादा की गिरावट रही। ऑटो, PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, प्राइवेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिकवाली देखी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की NSE पर लिस्टेड कंपनियों में हिस्सेदारी घटकर 16% के नीचे आ गई है। ये 12 साल का सबसे निचला स्तर है। NSDL पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों की अक्टूबर में स्टॉक होल्डिंग सितंबर में 77.96 लाख करोड़ रुपए से 8.8% गिरकर 71.08 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। अमेरिकी फेड ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी दर कटौती चक्र जारी रखी और मुद्रास्फीति में नरमी के बीच नवंबर में 25 BPS की कटौती की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए गए हैं। बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 27.92% बढ़कर 18,331 करोड़ रुपए हो गया है।
जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान एसबीआई की परिचालन से आय सालाना आधार पर बढ़कर 29,294 करोड़ रुपए हो गई, जबकि जुलाई और सितंबर अवधि में एमएसई और रिटेल पर्सनल लोन में क्रमशः 17.36% और 12.32% की वृद्धि हुई। भारत का स्मार्टफोन बाजार चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही में क्वांटिटी के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे और कीमत के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा। तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन के वैश्विक शिपमेंट में भारत की हिस्सेदारी 15.5% रही। त्योहारी सीजन में बड़ी छूट और उच्च ग्रामीण आय के कारण भारत के ऑटो सेक्टर की खुदरा बिक्री में तेजी दर्ज हुई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में कारों, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अक्टूबर में 32% बढ़कर 28.33 लाख यूनिट हो गई। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में 6.3% बढ़कर 1,39,00,000 हो गई है, जो पिछले महीने 1,30,00,000 के करीब थी। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर 9.6% बढ़ी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। जीत की बधाई देते हुए पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन संकट के उचित समाधान के लिए ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार है। चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन जंग शुरू नहीं होने देते और फिर से राष्ट्रपति बनने पर वे 24 घंटे के अंदर इस जंग का समाधान कर देंगे। पुतिन ने कहा कि वो इस बात से प्रभावित हैं कि आखिर किस तरह ट्रंप ने अपनी हत्या के प्रयास के दौरान खुद को संभाला और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रभावी शिकस्त दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी अभियान में अहम भूमिका निभाने वाली सुसान उर्फ सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। सूसी व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला होंगी। कनाडा द्वारा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक इंटरव्यू के उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया है जिसमें वो कनाडा में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार को लेकर बात कर रहे थे। ये साक्षात्कार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया टुडे की ओर से लिया गया था। डीडी न्यूज़ को ये बताया गया कि इस घटना से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कनाडा सरकार की निंदा भी की। साथ ही उन्होंने ये बताया कि उन्हें कनाडा के हिंदुओं की ओर से लगातार फीडबैक मिल रहा है और कनाडा में हिंदू कम्युनिटी काफ़ी परेशान है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग और रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सिंगापुर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। प्रौद्योगिकी, कौशल और औद्योगिक साझेदारी की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। चटगांव में पुलिस और सेना की बर्बरता के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के बीच दहशत का माहौल देखा जा रहा है। चटगांव में कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार जारी है। हिंदुओं की पीड़ा यह है कि उन्हें भीड़ के हमले का निशाना बनने के बाद पुलिस और सेना की दमन का भी शिकार होना पड़ रहा है। चटगांव में इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन के बजाय पुलिस और सेना हिंदुओं पर ही खैर बनकर टूट पड़ी। इस दौरान हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की गई तो वहीं भीड़ ने उनकी दुकानों में लूटपाट भी कर ली। मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्व विख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों पर इसको लेकर निशाना साधा है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि चटगांव के हजारी लेन में पुलिस सेना ने हिंदुओं पर हमला किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को गिरफ्तार भी कर लिया। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये बांग्लादेश में खिलाफत की स्थापना की शुरुआत है। उधर इस्कॉन बांग्लादेश ने स्वयं को लगातार निशाना बनाए जाने पर हिंदुओं पर हमलों की आलोचना की है। संगठन ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की भी मांग की है। दक्षिण कोरिया के तट पर एक मछली पकड़ने वाला जहाज के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग अभी भी लापता हैं। कोरिया तट रक्षक बल के मुताबिक जहाज पर 27 लोग सवार थे, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। एम्स्टर्डम में एक फुटबॉल मैच के बाद इजरायली प्रशंसकों के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। यह हिंसा तब घटित हुई जब मक्काबी तेल अवीव के फैंस यूरोपा लीग मैच के लिए अजाक्स से मुकाबला करने के लिए शहर में थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 3 साल की एक बच्ची ने स्थानीय सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। दरअसल लाहौर धुंध के गंभीर प्रभाव से जूझ रहा है, जिससे एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक बनी हुई है। लंबे समय से जारी खराब मौसम की वजह से लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना असंभव हो गया। अस्पताल भी सांस की समस्याओं से पीड़ित लोगों से भरे रहे हैं। पंजाब सरकार ने पूरे प्रांत में स्मॉग इमरजेंसी लागू कर दी है। लाहौर और अन्य जिलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 17 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जा रहे प्रथम श्रेणी मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ए ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 73 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए ने अपनी पहली पारी में 233 रन बनाए।
पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने 2 मैच का बैन लगा दिया है। इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे वनडे के दौरान कप्तान शाई होप से विवाद के बाद जोसेफ ने मैदान छोड़ दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सलाह दी है कि उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज को भूलकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। अफगानिस्तान की नजर मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की रहेगी। भारत के किरण जॉर्ज कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। किरण ने क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमा ओबायाशी को हरा दिया। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। चेल्सी की टीम ने आर्मेनिया के क्लब FC नो को 8-0 से हरा दिया। यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ग्रीक क्लब पाओक को 2-0 से हरा दिया। पेरू फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट अगस्टिन लोजेनो को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेचिकोवा ने WTA फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्रेचिकोवा ने यह कामयाबी कोको गॉफ को हराकर हासिल की है। बारबोरा की जीत के बाद पोलैंड की इगा श्वांतेक WTA फाइनल्स से बाहर हो गई। श्वांतेक WTA फाइनल्स की गत विजेता रही। ATP फाइनल्स का ड्रॉ सामने आ गया है। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज अलग अलग ग्रुप में होंगे और रविवार से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक के आयोजकों ने खेलों का लुक लॉन्च कर दिया है। इन खेलों के लिए गेम्स विलेज का कार्य जोर शोर से चल रहा है। और इसके साथ आज के इस एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।